बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किरण खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और मेरे साथ हैं आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर साजिद तारड़ साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू, माय प्लेजर। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त निकाला और टाइम दिया हमें। किरण, मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आज आपके सामने बैठा हूं आपके देखने वालों को। एक तो किरण कि आप पाकिस्तानी फीमेल हैं, मैं बिलीव करता हूं। अब मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरीके से आपने पाकिस्तान से निकली, आप बार्सिलोना सेटल हुई, स्पेन में सेटल हुई। आई माय हैड ऑफ टू यू। और दूसरा, आप क्योंकि यू आर सिटिंग इन बार्सिलोना, मेरा ओरिजिन इज फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, और मैं बार्सिलोना में मेरे मंडी बहाउद्दीन के सपूत जो हैं वो इतने ज्यादा हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, जिनसे मुझे बड़ा खास लगाव है। दैट इज अ सेकंड रीजन। और तीसरा, मैं समझता हूं कि मुझे इनकरेज करना चाहिए आपको, और बताना चाहिए। मैं हमेशा आई स्टडीड लॉ एंड आई स्टडीड बिजनेस इन माय एंटायर लाइफ, एंड आई बिलीव कि इफ यू हैव अ नॉलेज यू नीड टू स्प्रेड इट। सो थर्ड रीजन, सो तीन रीजन है। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। सर, हम बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत गर्म है। वहाँ सियासी माहौल बहुत गर्म है और हर मोमेंट पे चेंजेस आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान ने जो है उन्होंने बड़ा शुरू में अभी सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था, एक कि हम आपको सस्पेंस देंगे। एक फिर उन्होंने अपने जलसे में एक कागज लहराते हुए कहा कि ये लेटर आया उनको और इसमें जो है उनको धमकी दी गई है, और वो खत जो है वो चीफ जस्टिस को भी दिखाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो है वो हमारी जो अस्करी क़यादत है उनके साथ भी शेयर किया है। तो अभी आज रिसेंटली अभी उन्होंने सीनियर सहाफियों से भी मुलाकात की और उनको भी वो दूर से दिखाया। उन्होंने उसका मतन थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन की। तो उसमें जो है उनका कहना है कि इस खत में जो है उनको धमकी है और पाकिस्तान को मतलब स्पेशली अदम एतमाद जो है उसके अगर कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल कम हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो है इमरान खान के खिलाफ है और ये साजिश है। और क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए किरण, इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का अगर स्टेटस देखा जाए तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, जियोग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री, और दूसरा वाहिद दुनिया की एटॉमिक पावर। और वहां पे इस तरह के हालात, इतने इमेच्योर पॉलिटिक्स, और घंटों के हिसाब से प्रोडिक्शन हो रही है, घंटों के हिसाब से। वहां पे कहते हैं, पहले कहा जाता था करोड़ों रुपए चल रहे हैं, फिर अब वजारतें चल रही हैं, चीफ मिनिस्ट्रियां चल रही हैं। और जो सबसे ज्यादा गलत एलिमेंट जिसको मैं एहतजाज करता हूं कि इसको मजहबी रंग दिया गया है। ये सियासी जलसा नहीं था, मजहबी जलसा था, जिसको अमर बिन मारूफ का नाम दिया गया। जो पंजाब के अंदर पोस्टर लगाए गए वो सारे मजहबी पोस्टर थे। फिर जिस तरीके से हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया वो भी ज्यादा। अब उसके बाद मैं जो ये खासकर आपने खत की बात की, ये मैं समझता हूं कि ये एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम इस तरीके से है कि एक तो आपने देखा होगा कि जिस तरह असद मजीद साहब का नाम लिया जा रहा है इस खत के हवाले से, हमारे एम्बेसडर साहब और मैं, मेरे क्लासमेट, हम दोनों ने इकट्ठे ला किया। उनका करियर तो खराब नहीं हो रहा, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ एक तो जाती मफादात के लिए या पॉलिटिकल मफादात के लिए वो इन लोगों को कुर्बानी की भेंट चढ़ा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर असद मजीद जो है, मैं समझता हूँ कि इज अ वेरी हार्ड वर्किंग डिप्लोमेट। पीएचडी उन्होंने जापान से की इकोनॉमिक्स में, और वहां पे एम्बेसडर भी रहे। और उसके बाद इस वक्त जो 4 लोगों की लिस्ट फाइनल होनी थी टू बिकम सेक्रेटरी खारजा, फॉरेन सेक्रेटरी बनने की 4 लोगों की लिस्ट में एक उनका भी नाम था। अब मुझे ये बताएं कि सेक्रेटरी खारजा बनने के बाद उनको इस वक्त दुनिया में क्या रिस्पेक्ट उनकी मिलेगी कि उन्होंने एक साइफर, इसको साइफर केबल कहा जाता है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंस केबल होती है, उसको कॉन्फिडेंट रखना होता है, और वो लीक हुई है। और इस पे उनको बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मैं समझता हूँ ज्यादती। ये तो जो है वो सिफारती लेवल पे हमारे
एम्बेसडर्स या हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं यहाँ पर, वो एक एक चीज की उन्होंने वहां पे रिपोर्ट देनी होती है, और ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं ये चीजें। और ये जो है, अगर इस तरह से ये चीजें वो भी अवामी जलसे में आप लीक आउट करना शुरू कर दें, तो इसके क्या असरात होंगे या नताइज होंगे इसके? खान साहब ने बिल्कुल यहाँ पे मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। वो किस तरीके से खान साहब का बनता था, अगर सोचा जाए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, खान साहब को पावर मिली है पार्लियामान से। सबसे पहले इनको चाहिए था पार्लियामान के साथ डिस्कस करते, और दूसरा इसका फोरम बनता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वहां डिस्कस करते। अपने डिफेंस के इदारों, सारे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हैं, वहां बैठ के ये डिस्कस करते। लेकिन खान साहब देखें क्या करते रहे अवाम को। खान साहब कहते रहे मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दिखाऊंगा। उनका तो पोर्टफोलियो ही नहीं बनता कि इसको डिस्कस करते। उनका तो जॉब है टू इंटरप्रेट लॉ, और इसमें तो कोई पार्टी नहीं है, किसके क्या डिसीजन देते उसके ऊपर। खान साहब की दूसरी मेच्योरिटी थी कि सिलेक्टेड मैं जर्नलिस्टों को बुला के अपने मर्जी के उनको दिखा दूंगा। मेरा मकसद है कि खान साहब को शौक दिखाया तो नहीं, सिर्फ दूर से दिखाया एक कोई वो, और उसके बाद उन्होंने उसके थोड़ी सी अपने पास से वो उसका मतन बयान किया, जैसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कोई वो कहते हैं कि ये दिखा नहीं सकते, वो ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। लेकिन ये जो वो कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो कि बिल्कुल इन्होंने पहले, मैं किरण यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त आपके पीटीआई के सारे मिनिस्टर और खान साहब बार बार ये शोर कर रहे हैं और इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आजादाना खारजा पॉलिसी जो है वो अपनाई है और उसकी वजह से हमारे साथ दुश्मनी है। आजादा, मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा आजाद खारजा पॉलिसी। खान साहब के अपने एनएसए मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया था कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, आपकी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आप जहां से पैसे लेंगे उनकी कंडीशंस, उनकी अलाइनमेंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। आपने पहले अमेरिका से पैसे लेते रहे, आप अमेरिकन कैंप में मौजूद थे, आप हर वो काम करते थे जो अमेरिका कहता था। अब आप अगर चाइना के साथ जाएंगे, आप रशिया से पैसे लेंगे, तो जाहिर है उनकी कंडीशंस होंगी, आपको फॉलो करना पड़ेगी। तो आप किस किस्म की आजाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को दे रहे हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पे किरण आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं अमेरिका आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, तो आप देखें जरा ट्रैक रेकर्ड। ट्रैक रेकर्ड ये है कि आपने कहा कि डेफिनेटली नॉट, हालांकि उन्होंने आपसे अड्डे मांगे ही नहीं। जी जी। फैज हमीद साहब ने कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। उसके बाद ये कि आपकी फजाई हदूद को आज भी वो यूज कर रहे हैं, इस पे CNN आर्टिकल लिख चुका है। उसके बाद आपने CPEC को बंद कर दिया, ये भी अमेरिका का इंटरेस्ट था। फिर चाइना ने आपको कहा था कि हमारे CPEC के जो चीजें हैं वो आप अमेरिका के साथ डिस्कस ना करें, IMF के साथ। आपने वो भी डिस्कस की उनके साथ। फिर उसके बाद आपने IMF और वर्ल्ड बैंक को अकोमोडेट करने के लिए आपने कानून साजी की। आपने आज तक 3.5 साल में, 4 साल में खान साहब एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो वो आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? और दूसरा कि अगर मुझे ये बताएं कि ये इतना खतरनाक था, तो आपने शेख रशीद साहब, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपने उनके साथ डिस्कस नहीं किया। आपने बाजवा साहब के साथ डिस्कस नहीं किया। आपने किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस नहीं किया जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर पर्सनैलिटी। लेकिन आज आप अपने जो है, अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सहाफियों से, उसमें वो उन्होंने कहा है कि शायद उन्होंने अस्करी क़यादत के साथ डिस्कस किया है इसको। लेकिन आजकल में किया होगा उन्होंने, लेकिन किरण ये आजकल में किया, पहले ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ये कहते रहे हैं। बल्कि इसकी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं 7 मार्च को ये केबल आई है और 8 मार्च को ये तहरीके अदम एतमाद पेश हो गई है। लेकिन ये 3 हफ्ते पहले था, प्लान किया गया था। बहुत पहले का है ये, खासकर जब एतमाद तो अब आई है। बिलावल साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया उसके एंड पे जाके उस वक्त का था। इसको बिल्कुल इसके साथ रिलेट करना ज्यादती होगी। लेकिन खान साहब, आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन को बड़ा सख्त डैमेज किया है। पहले ही आपके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप लोएस्ट लेवल पर है, लेकिन आज के बाद जो आपने ये किया है, अमेरिका के साथ कन्फ्रंट किया है, इसके बाद आपके जो रहते सहते जो रिलेशनशिप थे वो भी खत्म हो जाएंगे। आपने पाकिस्तान को डैमेज किया है और मैं इसको कंडेम करूंगा।
बिल्कुल। और इसमें यहाँ पे वो ये कहते हैं कि इसमें जो है हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ पे भी इल्जाम लगा रही है कि नवाज शरीफ का इसमें हाथ है और इस साजिश में वो इन्वॉल्व हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस पे नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ आप इस वक्त हालात देखा जाए तो अमेरिका के अंदर पहले एक बैरियर होता था जूश लॉबी का वॉशिंगटन डीसी में। इस वक्त दूसरी लॉबी सक्सेसफुल हो चुकी है इंडियन अमेरिकन की, इंडियन लॉबी। इस वक्त आपको बिल्कुल, आप देखें आपकी कोई पाकिस्तानी डिसेंट अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पे, आपका एक भी कांग्रेसमैन पाकिस्तानी डिसेंट का नहीं है, तो आप किस तरीके से पेनिट्रेट करके व्हाइट हाउस में अपनी चीजें मनवा सकते हैं? ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्जाम है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि खान साहब को चाहिए था कि अपने मसाइल असेंबली के अंदर ही रखते हैं, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि ये असेंबली के मसाइल असेंबली में रखें, इनको सड़कों पे ना लेकर आए, इनको अदालतों में ना लेकर आए। लेकिन खान साहब वो कहते हैं कि जो उनका फार्मूला, ये बिल्कुल गलत फार्मूला है कि मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे आईएसआई के चीफ है, मेरा ख्याल है उन्होंने जहाँ खान साहब को समझाया, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, कोई थोड़े अकल के नाखन लें, लेकिन पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को खान साहब ने बहुत बड़ा एक शॉक दिया है और बिल्कुल गलत किया। इनको पता था कि वो तहरीके अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल रुक नहीं सकती। नंबर्स अब दूसरी साइड पे स्ट्रांग है, एमक्यूएम जा चुकी है अपोजिशन के साथ, उनके नंबर पूरे हो चुके हैं। तो खास मूवमेंट और एमक्यूएम अपोजिशन के साथ है इस वक्त, और इसके अलावा जो उनके नाराज अरकान थे वो भी अपोजिशन के साथ हैं इस वक्त। तो किरण, जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से बिल्कुल अभी भी मैं आधा घंटे तक इन टच था, पीपल आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट कि रेजिग्नेशन आ रहा है शॉर्टली। तो अगर इन सर्कमस्टांसेस में तो जाती दफा ऐसे अपने लास्ट ब्रिजेस बर्न करके ना जाएं, आप हो सकता है दोबारा भी आ सके। मैंने तो एक जगह पर एक टीवी प्रोग्राम में चार्ल्स डिगाल की मिसाल दी थी कि जिस तरीके से वो गए थे छोड़कर सारा कुछ, और लोग फिर उनको कंधों पे उठा के लेकर आए थे। खान साहब के भी जो एडवाइजर है वो अकलमंद नहीं है। खान साहब अगर तरीके से घर चले जाते तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो कन्फ्रंट करना ही करना था, तो दोबारा लोगों ने इनको कंधों पे उठा के लाना था। लेकिन खान साहब के एडवाइजर्स, दे आर नॉट वाइज एडवाइजर्स। हालांकि वो स्पोर्ट्समैन हैं और उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, जिस तरह से वो हमेशा से कहते हैं कि ये तो हार जीत तो लगी रहती है या अप्स एंड डाउन्स आते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको इसको फेस करना चाहिए। अभी वो इसको तहरीके अदम एतमाद को फेस करने के बजाय वो इस्तीफा, वो कहते हैं कि इस्तीफा किसी सूरत में वो नहीं देंगे। लेकिन खान साहब को असल में प्रैक्टिकली सियासत का कोई तजर्बा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 3.5 साल जो इलेक्टेड लोग थे, एमएनए थे, जो बेचारे अपने हलकों में जाके लोगों को जवाब दे होते हैं, उनकी इस्लामाबाद में कोई इज्जत अफजाई नहीं थी। उनको बिल्कुल एज एन एलियन ट्रीट किया जाता था। खान साहब ने अमीर लोगों के बच्चे बाहर से ले जाके उनको अनइलेक्टेड उन लोगों को अपना एडवाइजर बना के मुल्क की चाबियां उनको पकड़ा दी थी, और आज उसका रिजल्ट आप देख रही हैं। एमएनए छोड़ते जा रहे हैं, आपके देखें पीटीआई के कितने एमएनए छोड़ चुके हैं और हक बजानब है। उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई उनको ना फंड्स दिए जाते थे, ना उनको इज्जत अफजाई थी। तो वो अनइलेक्टेड लोग हैं। और जो खासकर जबान इस वक्त सियासत में खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई, जो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि कुछ जितना ज्यादा बदतमीज होता है वो खान साहब के उतना करीब होता है, तो ये उसका रिजल्ट तो निकलना था। सर देखिए, ये अब आपने, मेरा यही क्वेश्चन था कि ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है, या हमारे और भी जो इमरान खान साहब खुद और फिर उनके मिनिस्टर्स और फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, सबकी लैंग्वेजेस इसी तरह से मतलब हम की देखने में आ रही हैं, उनके रवैये हम देख रहे हैं, हम उनकी बातें सुन रहे हैं, तो इसका हमारी पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे, या जो नए हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स, उनके ऊपर क्या है इसका इंप्रेशन? देखें, इस वक्त मैं अगर देखा जाए तो पीटीआई के सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन थे? वो थे हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के, बेरोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं था। खान साहब ने उनको कहा कि मैं जॉबें क्रिएट करूंगा, आए मैं तुम्हें लाला लैंड में ले जाऊं, मैं तुम्हें नया पाकिस्तान दूंगा। देखें किस खूबसूरती के साथ नए पाकिस्तान का नाम चेंज करके उन्होंने रियासत मदीना पे चले गए।
क्योंकि इनको बताया गया था कि परफॉर्मेंस छुपाने के लिए आपको मजहबी कार्ड दिखाना होगा। खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस तरीके को किया है। लेकिन इस वक्त वो नौजवान जो बेचारे पीटीआई के जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, वो मायूस है, और मायूसी ये खतरनाक चीज होती है। तो खान साहब के पास इस वक्त उसको छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। तो खान साहब ने 3.5 साल की परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो स्वाय इन्होंने शुरू किया था कि पहले जी मुर्गियां पालें, फिर कभी कह रहे थे कटे पालें, कभी कहते थे कुछ करें, कभी कुछ करें। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि जब ये कोविड की वजह से इकानमी गिरी, खत्म हुई किरण, उस पे आके या तो फिर आप पत्थर अपने पेट पर भी बांध के लोगों को दिखाते कि देखो मैं बैठा हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो मैं भी ये हूं। लेकिन अगर जब आपके एडवाइजर जब निकलते हैं 10-10 करोड़ की गाड़ियों में, तो वो निकलते हैं साथ उनके 50-50 लोग क्लाशनकोफों वाले होते हैं, तो लोग देखते हैं कि हमारे लिए स्टैंडर्ड कुछ और है। आपके अपने बच्चे इंग्लैंड बैठे हैं, हमें आप दिखाते हैं अमर बिल मारूफ। या तो अपने बच्चों को बुला के हकानिया मदरसे में दाखिल कराएं, आपसे कुरान उनको बनाए, रियासत मदीना के आगे रियासत मदीना की ठेकेदारी उनके हाथ में दें। अपने बच्चे आपके लंदन में पढ़ रहे हैं और आपके लिए पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है। मेरे पास ये तो डबल स्टैंडर्ड, ये तो आपने बिल्कुल गलत किया। अब 21st सेंचुरी है, हर इंसान के हाथ में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन तो कंप्यूटर है, हर इंसान जानता है कि उसके साथ क्या ब्लंडर हुआ है। ये जो जलसा अगले दिन उन्होंने 27 मार्च को किया दिखाने के लिए कि देखें मैं कितना पॉपुलर हूं या मैं कितना खतरनाक हो सकता हूं, तो इतला नर्ज है कि ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके जलसे बड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें सिर्फ 10% लोग किरण ऐसे होते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। दूसरे 80-90% आपके जो लाते हैं लोग, वो आपके डीसी, आपके तहसीलदार, पटवारी आपके वो लेकर आते हैं। वो ये हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके जलसा कर लेना बड़ी बात नहीं है। लेकिन कौम मायूस है, कौम इस वक्त डेस्परेट है। आपकी पीटीआई के लोग अपने मायूस हैं और उस जलसे से भी मायूस होकर गए हैं, क्योंकि आपने उनको सरप्राइज नहीं दिया, सरप्राइज के लिए बुलाया था। उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, लेकिन आपने वो लिफाफा निकाला जो 40 साल पहले भुट्टो साहब ने पीडी में निकाला था। लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे, आज कुछ हालात कुछ और। सर लोगों को तो बहुत जैसे नया पाकिस्तान और रियासत मदीना और इतना लोग होपफुल थे कि हमारे पास एक नया लीडर आ गया है। और फिर ये कि लेकिन इन्होंने जो है वो मजहब कार्ड और फिर इसमें जो है अपोजिशन पे हमेशा तनकीद और खिताबात के अलावा, यानी कि अगर यही टाइम जो है उनका फोकस इन चीजों पे रहा, लेकिन अगर वो यही टाइम जो है अपनी उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर करते, प्रैक्टिकली वो करके दिखाते, तो व्हाट डू यू थिंक ये ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था, या ये जो नताइज आज जो हम देख रहे हैं, या ये सिचुएशन डिफरेंट होती? आप क्या कहते हैं? मैं किरण खुद मुतासरीन पीटीआई हूँ। मैं खुद पाकिस्तान में तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूँ। मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूँ कि या मेरे मालिक ये करप्शन से हमारी जान छूटे। लेकिन खान साहब ने आए, हमें दिखाया कुछ और, किया कुछ और। आते ही देखें इन्होंने भैंसें बेची, इन्होंने गाड़ियां बेची, फिर गाड़ियां फिर खरीदी, फिर हेलीकॉप्टरों के ऊपर चढ़े। पहले इन्होंने कहा वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, गवर्नर हाउस सारे गिरा दिए जाएंगे, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन डिलीवर बॉटम लाइन जीरो। किस आईएमएफ के कर्जे इन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगा, क्या इन्होंने क्या क्या नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये क्या क्या नहीं किया, और यही सबसे बड़ी वजह है मायूसी की। इस वक्त मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना कि देयर इज नो रिलीफ इन साइट, कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय चीखों के। इस वक्त पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना एक लग्जरी है। एक गरीब आदमी जिसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है, उसका बजट बना के देखे। मैं अभी महीना पहले पाकिस्तान से आया हूं, मैंने हर ड्राइवर से, हर वेटर से, हर चौकीदार से पूछने की कोशिश की है कि तुम्हारे हालात क्या है, तो चीखें निकली हैं। लेकिन खास साहब जब जलसे में खड़े होते हैं तो ब्लूमबर्ग की मिसालें देते हैं। महंगाई नजर नहीं आती तो इनको और इनके वुज़रा जो 100 से ज्यादा हैं, जिनकी आमदनें डॉलरों में और पाउंडों में है, सिर्फ महंगाई उनको नजर नहीं आ रही। दूसरा गरीब का बच्चा बेचारा पिस रहा है, उसके हालात बहुत खराब है। सही है, अमेरिका की इतनी बात कर रहे हैं, खुद मतलब ये बाइडेन के फोन कॉल की इंतजार करते रहे, और फिर जब वहां से कोई रिस्पांस ना आया तो उसके बाद फिर इनकी वो अना का मसला इन्होंने बनाया। अपने बच्चे इनके वहां, मैं अभी देख रही थी कि वहां पे ये अपनी इंटर्नशिप करते रहे हैं पॉलिटिशियंस के साथ, फेमस पॉलिटिशियंस के साथ इनके बच्चों ने इंटर्नशिप की है।
तो इस तरह से मतलब हम मुनाफकत या हम दोगली पॉलिसी, ये नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए किरण, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमें फॉरेन की चीजें इस्तेमाल करने का इश्क इतना चढ़ा पाकिस्तान में कि हमारे सारे लीडर भी फॉरेन से आते हैं। इस वक्त आपका दारुल खुलाफा इस्लामाबाद तो नहीं है, आपका दारुल खुलाफा तो लंदन है। लंदन से आते हैं और लूट मार करके वापस चले जाते हैं, और उसमें सारे, और आप देख लें इस वक्त आपके तकरीबन जो रूलिंग एलीट है, जिसमें एक जो रूलिंग एलीट है, करप्शन का अलायंस है, उसमें सारे शामिल हैं। उसमें जुडिशरी को भी कहा जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट, उसे ब्यूरोक्रेसी, वो सारे लोग हैं, वो सारे डुअल नेशनल हैं। इनकम उनकी डॉलर और पाउंडों में है। वो तो सिर्फ पाकिस्तान जाते हैं, अपना दिहाड़ी लगाने के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप देख लें, आप इस वक्त सबसे ज्यादा जो आपके पॉपुलर है वो यूके और कैनेडियन सिटीजनशिप है, और सारे आपके सियासतदान और सबके हालात यही है। और उनका इंटरेस्ट क्या होगा? पाकिस्तान के फायदे की बात तो वही कर सकता है जिसका सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो। हर इस वक्त फैशन बन चुका है रूलिंग एलीट का कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे, चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उन्होंने बाहर जाना है। महंगी गाड़ियां, देखें ना, पाकिस्तान के मुआशी स्कीम बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा मार इंपोर्ट क्या आप कर रहे हैं? आप आईफोन इंपोर्ट कर रहे हैं या प्राडो गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू, लेकिन उसको आप रोक नहीं पाए, रोक नहीं सके, क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट इतनी स्ट्रांग है। एक एमएनए, एमपीए या रूलिंग एलीट जब निकलती है बाहर, आप गाड़ियों में लैंड क्रूजर देखें इस वक्त 8-8 करोड़ का, और वो उनके सबके आगे पीछे डाले हैं, वो अलग। मेरा मकसद एवरेज इस वक्त जो आप रूलिंग एलीट का बच्चा जब निकलता है तो 15-20 करोड़ की तो गाड़ियां उसके आसपास होती है। तो वो देखें किस तरीके से उन लूट रहे हैं, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ओपनली। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, हर पाकिस्तानी को पता है, आप देख लें। और सबको सर अपने मफादात की फिक्र है। पाकिस्तान के गरीब अवाम का, यानी कि हमारा लेवल, जो अमीर है वो अमीर तर हो रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब तर हो रहे हैं। वो दो वक्त की रोटी के लिए बेचारे जो है वो तरस रहे हैं, या वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आए और उनकी जो है वो दाद रसी करे, या उनको मतलब ये हालात हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो मैं, मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा, मैं अगर जब इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ पाकिस्तान की, तो जो कुछ भी आज हो रहा है इसका, ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये 1947 से शुरू हुआ है। आजकल के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसके मूजद अयूब खान थे और सिकंदर मिर्जा थे। उन्होंने इस चीज की, बैरिया टाउन की बुनियादें रखी थी। उन्होंने करप्शन का ये स्टाइल सारा शुरू किया था। उसके बाद हम इससे पीछे नहीं हटे। और जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो नेशनलिज्म और खौफ खुदा, ये दोनों चीजें पाकिस्तान में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जब तक ये दोनों चीजें वापस नहीं आएंगी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नहीं है फ्यूचर। सर पाकिस्तान, इमरान खान ने जो है वो दौरा रूस जब किया, उसके बाद अब वो इसको मतलब वो यूज भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके दौरा रूस के बारे में? क्या उनको दौरा उस वक्त करना चाहिए था उस सिचुएशन में? वो जब एग्जैक्टली वहां पे वॉर स्टार्ट हो रही थी, वो उनकी टाइमिंग्स ठीक थे, या उस वाकई उनकी पॉलिटिक्स पे इसका असर हुआ है? नहीं, उनका असर तो खैर कोई नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ है। खान साहब को नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ उसका। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि रूस का दौरे की हकीकत क्या थी। रूस के दौरे की हकीकत ये थी कि आपसे चाइना नाराज बैठा है, आपसे प्रेसिडेंट शी आपसे बिल्कुल ना वो आए, पाकिस्तान में आना था, उनका दौरा मुलतवी हुआ। फिर उन्होंने आज तक खान साहब से बात भी नहीं की। खान साहब ने ओलंपिक की इवेंट्स में जाना था। पाकिस्तान में पिक्चर ये ड्रा की गई कि दिस इज बायलैटरल रिलेशनशिप पे हम जा रहे हैं, लेकिन गए ओलंपिक में थे। और जिस तरीके से गए, इनको लोएस्ट डिप्लोमेट ने रिसीव किया एयरपोर्ट पे। लेकिन खान साहब की जब वहां मुलाकातें किसी से एक दो हुई, इन्होंने मिन्नतें तरले की कि मेरी मीटिंग कराए रशिया के साथ, आई नीड पॉलिटिकल ऑक्सीजन। तो फिर खान साहब का दौरा चाइना ने अरेंज कराया, और खान साहब के एडवाइजर जो थे वो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया कि अमीर लोगों के बच्चे जो हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा नहीं दिया। टाइमिंग बहुत गलत थी। अगर इन्होंने जाना ही था तो डिले कर लेते, उस वक्त ना जाते जब दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर की प्रिडिक्शन कर रही थी। और उसमें ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि यूरोपियन यूनियन ने उसको ऑब्जर्व किया। और उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि खान साहब तो मेहमान हैं घंटों के या दिनों के, लेकिन पाकिस्तान विल पे द प्राइस फॉर दैट। क्योंकि इन्होंने, खान साहब बार बार ये कहने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन खान साहब, आपका आईएमएफ का पैकेज भी अभी यहाँ पड़ा है, आप चाइना से भी आप कर्जे वापस, उनकी किस्तें देने से कासर हैं,
आपकी रिक्वेस्ट चाइना के साथ भी पड़ी है कि हमारे कर्जों को रीएडजस्ट किया जाए। आप रशिया गए हैं, वहां से आप गंदम लेकर आए हैं, वहां के खैरात लाए हैं, वहां से आपने आकर लोगों को बताया है कि मैं वहां से पाइपलाइन लेने जा रहा हूं, लेकिन वो पाइपलाइन कैसे बनेगी जबकि रशिया खुद सैंक्शंस के लिए वो बैठा है। तो लेकिन ये कि बस जिस तरह मैंने बता रहा था आपको कि इमेच्योरिटी की एक्सट्रीम है। मैं एक जावेद चौधरी साहब इज अ वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट, उनकी एक आर्टिकल में कहा था उन्होंने कि लोग पहले करप्शन के लिए बेजार थे, लेकिन अब करप्शन के साथ नाअहली, बेवकूफी और अना, ये 3-4 चीजें और ऐड कर लें। अच्छा, इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी जो उनका अदम एतमाद हम देख रहे हैं, उनकी अपोजिशन के नंबर ज्यादा हो चुके हैं, और एक मतलब अभी तो वोटिंग होने से पहले ही चीजें क्लियर हो गई हैं। तो खान साहब अगर मैच्योर लीडर होते तो जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी उसी दिन इस्तीफा दे देते। मैच्योरिटी का तकाजा, सियासी मैच्योरिटी का तकाजा यही है। रिस्पेक्टफुल लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत में तजलील और सारा कुछ लिखा हो कि वो इतना होके जाएंगे कि वापस आने का दरवाजा ही कोई ना बचे, तो मेरे ख्याल में खान साहब का एडवाइजर बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं तो खान साहब को, मेरा तो मशवरा ये था कि बल्कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता, इनको बड़ा अरसा पहले चाहिए, साल पहले चाहिए था रिजाइन करके अपोजिशन की सीटों में बैठते और दूसरी दफा कोशिश करते कि वाज़े मेजॉरिटी, वाज़े अक्सरियत लेकर वापस आते। लेकिन खान साहब ने नहीं किया। लोग इनको कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है इनके खान साहब। सर, अमेरिका की जो अभी पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, और उसका जो है वो सेंट्रल एशिया और खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या असरात होंगे, या फिर उसमें क्या किरदार है? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी, आजकल की फॉरेन पॉलिसी तो जो पढ़ने के लिए आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसकी वजह यह है कि बाइडन हैज सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट विद ओबामा, और इस वक्त उनकी अपनी सेहत भी इतनी ठीक नहीं है। इस वक्त अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में ये इमेज है कि इस वक्त अमेरिका को चला रहे हैं ओबामा साहब। ये ओबामा साहब की थर्ड टर्म समझा जाता है, और फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वही है जो ओबामा पीरियड में थी। टोनी बिल्कन जो इस वक्त हमारे वजीर खारजा हैं, वो कौन थे? वो एडवाइजर थे ओबामा साहब के। और जो ईरान के साथ डील की थी अमेरिका ने ओबामा पीरियड में, उसके मूजब भी वही थे। तो इस वक्त बिल्कुल पॉलिसी वही है, और वीक फॉरेन पॉलिसी। हम यहाँ अमेरिकन जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ओबामा पॉलिसी, ओबामा जो लेगेसी है, इट वाज अपॉलोजेटिक गवर्नमेंट। वो जहां जाते थे हर अपनी तकरीर को माफी से शुरू करते थे। उस दौर में उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से चाइना साउथ चाइना में आ गया सी में। उसी दौर में रशिया क्रीमिया में चला गया, और ओबामा साहब सीरिया के अंदर रेड लाइन ड्रा करते रहे उसको, और बिल्कुल अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं प्रोटेक्ट कर सके। तो पुतिन इज वेरी कैलकुलेटेड और वेरी मैच्योर जेंटलमैन, लीडर ट्रेन्ड बाय केजीबी। तो उन्हें पता है कि इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है, ये जंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से अफगानिस्तान से डिमोरलाइज होकर निकले हैं, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। जिस तरह यूक्रेन में रशिया चला गया है और अमेरिका साथ पे वो साइड लाइन पे खड़ा देख रहा है, एक बीमार, एक लाचार और कमजोर कंट्री की तरह। मैं बल्कि ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो भी मसाइल इस वक्त हैं, उसकी वजह अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आने वाले दिनों में ठीक होगी, क्योंकि रिपब्लिकन सून मिड टर्म में, हमारे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी आएंगे, हाउस में अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे, और उसके बाद अगला प्रेसिडेंट विल बी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। तो वो आएगा, दुनिया का बैलेंस ठीक करेगा, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आजकल के मिसाइल मैं आपको बताऊं तो वो आप देख लें कि नॉर्थ कोरिया कई मिसाइल अपने वो टेस्ट कर चुका है। यमन जो है, यमन के हालात देख लें, सऊदी अरेबिया के हालात देख लें। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि MBS जो है वो बाइडन की कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। चाइना ताइवान पे हमला करने की तैयारियां कर रहा है, और आप देख लें कि दुनिया का बैलेंस किस तरीके से खराब हो चुका है। सर, यहाँ पर अब रूस और यूक्रेन की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है, और इसमें लोग भी सफर भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिसी और फिर ये पॉलिटिकल सिचुएशन, ये आप इसको किस नजर से देखते हैं?
देखें, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के रडार में नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान। और उस रीजन में ये भी इसके मूजद ओबामा साहब थे। ओबामा साहब ने डिसीजन ले लिया था कि उस रीजन में हम पाकिस्तान की बजाय हम इंडिया पर रिलाई करेंगे। सबसे पहले एक टर्म यूज की गई थी ओबामा पीरियड में कि इंडिया इज आवर पार्टनर इन मैनी थिंग्स। और उसके बाद करंट एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट इस वक्त इंडियन अमेरिकन की है। और यहाँ पे अमेरिका के अंदर मैं आपको रिसेंट बात बताता हूँ, ना सिर्फ ज्यादा सीईओ जो है इस वक्त लाइन में देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कल एक नई खबर आई है कि फेडेक्स जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसका सीईओ भी इंडियन अमेरिकन बन चुका है। तो उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा है। और वो टोटल इंडियन इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी इज टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, और वो समझते हैं कि हमें चाइना के अगेंस्ट इंडिया कैन सर्व बेटर देन पाकिस्तान। तो उसी वजह से बाइडेन साहब कॉल भी नहीं ले रहे थे इनकी, पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा था। और वाकई बात एक ठीक है, क्योंकि आपके इक्तिसादी और सियासी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने बहुत ज्यादा हैं कि आप अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन, उसके अलावा आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको जहां से डॉलर मिलते हैं पाकिस्तान को, आप बिल्कुल उसी की साइड पे चले जाते हैं। जो डॉलर देना बंद करता है उससे आप दुश्मनी की कोशिश करते हैं। अब उसकी मिसाल अमेरिका के हालात है, आप देख लें। अमेरिका से डॉलर बंद हुए हैं तो आपने अपने रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह कर ली है। चाइना के सी पैक के हालात हैं, आपने उनके साथ $26 बिलियन वहां से आपने करप्शन में खाया, उनका तंग किया। आपने रेड टेप, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने तंग किया, जिसकी वजह से सी पैक बंद पड़ा है। और दे आर मायूस, वो भी आपसे बिल्कुल अच्छे टर्म्स में नहीं। बिल्कुल। और इसमें तो अभी तो देखें, गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारे सामने और भी ज्यादा चीजें सामने आएंगी। कि इस दौर में तो करप्शन पहले से भी ज्यादा हुई थी। हालांकि इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि साबका हुकूमतें जो हैं वो करप्ट थी और वो, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। किस तरह से सबसे पहले हम ये देखें कि इमरान खान की अपनी जरिए आमदन क्या है, या फिर उनकी बहन के जो चीजें हैं वो हमारे सामने आई हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में मेरी कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। मेरी पाकिस्तानी पार्टी सिर्फ पाकिस्तानियत है। पाकिस्तान के बारे में मैं समझता हूँ कि मेरा हक है कि मैं बोलूं, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है। और मेरी मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती पिछले 74 साल से हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जब हर ओवरसीज पाकिस्तानी जब बाहर आता है अपने मुल्क से, तो उसको पाकिस्तान की ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो देखता है कि दूसरी दुनिया कहाँ जा रही है। आप देखें कि 1973 में बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, वो भी आपसे ज्यादा आगे जा चुका है। आपका रिवर्स गेयर ऐसा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बिलखसूस किरण इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है कि आपका पैसा हमारे आसपास यहाँ अमेरिका में घूम रहा है। आपका पैसा जो पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान ने तरक्की बहुत की है, लेकिन तरक्की लंदन और दुबई में की है, पाकिस्तान में नहीं की। पैसा वहां बहुत गया है, आपके कंटेनरों में डॉलर गया है यहाँ से, लेकिन रुका नहीं है। मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान में डॉलर बाहर से लाना कोई मसला नहीं है, डॉलर पाकिस्तान में रोकना सबसे बड़ा मसला है। आपका जब भी IMF की किस्त जाती है, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि बस ये दुनिया के लिए रियासत मदीना है, अमर बिल मारूफ है, अपने लिए आप अपने बच्चे कहीं और हैं, अपनी 100 से बड़ी कैबिनेट है, उनकी गाड़ियां, उनकी इनकम वो कुछ और, डबल स्टैंडर्ड। हर इंसान ने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग खान साहब। और मैंने जिस तरह बताया कि मैं खुद अपने आप को मुतासरीन PTI समझता हूँ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती। बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे असासा है, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी बहुत रोल प्ले किया उनको ये वजीर आजम बनने में। और क्या उन्होंने उसके साथ ज्यादती ये है, हमें चाहिए थे। और ज्यादती उसके साथ किरण ये है कि जब उनका ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो उन्होंने अपने खास एक अजीज को दे दिया, अनइलेक्टेड अजीज को, जुल्फी बुखारी साहब को, जो कि खुद PIA या किसी एयरलाइन पर ट्रेवल नहीं करते, उनका तो अपना जहाज। खान साहब को चाहिए था कि ओवरसीज पोर्टफोलियो किसी ऐसे बंदे को देते, दुबई या UAE या सऊदी अरेबिया में, जो कि जीरो से स्टार्ट लिया, और जिसको पता हो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाने के क्या मसाइल हैं, जिसको पता हो कि PIA के क्या मसाइल हैं। देखे ना किस जुल्म ज्यादती है
कि पहले अपने कैसे दोस्त को ओवरसीज पोर्टफोलियो दे दिया जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट क्या चीज है, जिसको पता ही नहीं लेबर चीज क्या है, लेबर लॉज क्या है, पाकिस्तानी एम्बेसियों में उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये कोई एक चीज नहीं है। तो बादशाह है ना, फिर बादशाह अकबर बादशाह जो मर्जी जिसको जो मर्जी नवाज दे। मेरा मकसद जिस तरीके से उनके एक लाइन है, मेरा मकसद एडवाइजर्स की, और सारे अनइलेक्टेड हैं और मुल्क वही चला रहे हैं, यही तो अलमी है पाकिस्तान के साथ। आप नहीं समझते कि ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल जूं के तू हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे उनके साथ नारवा सलूक है या फिर उनके पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो जाता है, और इस तरह से बेशुमार मसाइल हैं उनके, आप क्या समझते हैं कि वो हल हुए या वैसे के वैसे? बिल्कुल हल नहीं हुए। जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन का जोर है, इन करप्ट हालात में हालात मजीद खराब होने थे। ठीक किस तरह होने, ठीक करने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो बस इसके बारे में जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जब वापस आते हैं रूस की तरफ के, आप क्या समझते हैं, रूस अमेरिकी हदफ है या फिर चीन का हदफ? नहीं, देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का मेन फोकस टुवर्ड चाइना, लेकिन ये कि रशिया को भी वो कमजोर, एक यहाँ पे ये भी फिलॉसफी, ये भी एक पॉइंट चल रहा है आजकल जेन में कि अमेरिका शायद रशिया को किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करना चाहता था, और उस हद तक तो वो कामयाब है। क्योंकि देखें ना, रशिया और चाइना आज तक दोनों किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में, जब से अफगानिस्तान से रशिया वापस गया, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए। तो वो चाहते हैं चाइना भी एंगेज हो, ताइवान के अंदर जाए, ताकि उनकी वेल्थ ड्रेन हो, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज बर्न हो। ठीक है सही। अभी जो है रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने करारदाद पास की है कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के तदारुक का दिन का आलमी तौर पे ये दिन मनाया जाएगा, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस पे इमरान खान ने भी बात की थी। ये खान साहब ने इसको इस्लामोफोबिया को एज ए इस्लामिक मजहबी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ इनको चाहिए था पहले पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक करें। इस्लामोफोबिया का देखें, इनके एक एडवाइजर ने बैठकर हमारे जो डॉक्टर रमेश कुमार की जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, खान साहब ने उसको कंडेम क्यों नहीं किया? इस्लामोफोबिया, एक बच्ची अभी पिछले दिनों सक्कर में हिंदू बच्ची थी, किडनैपिंग के दरमियान में उसको गोली मार दी गई है। अगले दिन शिया जो है उनके पेशावर में इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ है, 81 बंदे वहां मर गए। पहले इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर ठीक करें, फिर दुनिया को प्रचार करें। लेकिन उसको खान साहब ने एज ए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना था, वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में उसका हकीकत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस्लामोफोबिया सितंबर 11 के बाद वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि एक इशू था। लेकिन मैं अमेरिका में इस वक्त बैठा हूं, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी विक्टिमाइजेशन और एनी रेसिज्म और प्रेजुडिज्म। और दूसरा मैं ये कहूंगा, रेसिज्म प्रेजुडिज्म इज पार्ट ऑफ अ नेचर। द नेचर इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। तालीम उसको कंट्रोल करती है। इसको दिन बनाने से कुछ नहीं होता। देखें, फादर्स डे, मदर्स डे बनाने से आपका उस दिन अपनी माँ या बाप से प्यार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो आपको डेली बेसिस पे पता होना चाहिए कि माँ को किस तरह आपने संभालना है या बाप को प्यार किस तरह करना है। और इस्लामोफोबिया भी बिल्कुल उसी तरह की चीज है। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान की कि वी शुड एक्ट प्रॉपरली, वी शुड बिकम बेटर सिटीजंस, ताकि वी शुड बिकम एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फॉर द पीपल, दैट टू टेल पीपल दैट वी आर बेटर पीपल। इस्लामोफोबिया का एक दिन बनाने से कुछ भी नहीं होता। ये खान साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने सिर्फ अपने नंबर स्कोर किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सर अब तो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया ना ये दिन मनाया जाएगा। मेरी नजर में यूनाइटेड नेशंस इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन, फलस्तीन के बारे में उन्होंने क्या कर लिया, इट्स जस्ट एन प्रोपेगेंडा टूल फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट, दैट्स बेसिकली इट। खान साहब ने यहाँ पे आकर तकरीर की कश्मीर के लिए। खान साहब ने क्या कर लिया आज तक? कहते थे आई एम एन एम्बेसडर ऑफ कश्मीर। कुछ देखे, ओआईसी कराई है, ओआईसी ने जाने तक कोई, उन्होंने कश्मीर की स्टेटमेंट दी। उन्होंने जाने से पहले ओआईसी का इस्लामाबाद में अफगानिस्तान बारे में कोई स्टेटमेंट दी। इन्होंने ओआईसी कराई, उससे पहले अफगानिस्तान के लिए उन्होंने एक सिंगल डॉलर नहीं दिया। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, प्रोपेगेंडा टूल है। बल्कि ओआईसी इज एन अमेरिकन प्रोपेगेंडा टूल एज वेल। सऊदीज उसको अपना यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस ओआईसी में। और देख लें, बल्कि ओआईसी कहते हैं खान साहब ने कराई है। ओआईसी में आने से पहले सऊदी और आपका यूएई का जो 36 लोगों का ट्रिप था, went to Kashmir to look for the business opportunities. ये what kind of double standard is it? बिल्कुल। हालांकि वो इसको टोटली अपने से खुद से मुंसलिक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ वहां पे बात की थी, तो इस वजह से उनके जो काबीना में भी, और फिर इस पे बहुत बात हुई थी ना कि उन्होंने
ये बात, क्योंकि उन्होंने रेज की थी और फिर ये क्रेडिट भी वो ले रहे थे। बिल्कुल, definitely। सर इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्या उसका क्या सिनेरियो है? आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म इन अमेरिका। अमेरिकन डेमोक्रेसी हैज मैनी चैलेंजेस, जिसमें एक टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, सोशल मीडिया का चैलेंज है। मीडिया हैज बिकम अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। America is going through the reform in democracy. People had American has to work on it. अभी तक आधा अमेरिका समझता है उनसे इलेक्शन चोरी हुआ है पिछली दफा। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन पे लोगों का एतमाद कम हुआ है, और इसी तरीके से आप देखें तो पूरी दुनिया के हालात यही है। लेकिन अमेरिका इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म। अमेरिका हैज अ हिस्ट्री टू रिफॉर्म थिंग्स, टू एडजस्ट विद द थिंग्स। लेकिन अगर अमेरिका में जमहूरियत अगर फेल होती है तो पूरी दुनिया में फेल होगी, इसमें कोई शक। सर ओवरसीज पाकिस्तानीज का रोल आप क्या समझते हैं? यहाँ हम लोग बहुत सारे ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में हैं, अमेरिका में हैं, और वो हमारे बेशुमार पाकिस्तानीज यहाँ पे रह रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक देना चाहूंगा किरण, कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें सबसे ज्यादा। अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं। और दूसरा, उनको पाकिस्तान के साथ एंगेज करके रखा करें। उनको पाकिस्तान के उनको हिस्ट्री जरूर बताया करें कि व्हाई वी आर हियर। हम अमेरिका में, स्पेन में या यूके में क्यों हैं, किन सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे आए थे। लेकिन तालीम बड़ी जरूरी है, सियासत में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज तक मुझे जो गिला रहा है कि हम पहले सोचते थे कि बच्चे शायद डॉक्टर बनेंगे तभी कामयाब होंगे। इस वक्त हमारी कम्युनिटी का ज्यादा जोर इस वक्त आईटी पे है, क्योंकि हमने हमेशा तालीम को डॉलरों के साथ, तालीम को पैसों के साथ जरब देने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ये भी एक गलत रवैया है। मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि बच्चों को स्कूल, उनको एजुकेशन में लेकर आए, प्रोफेसर बनाए, रिसर्च में जाए, वकील बने, सियासतदान बने, अपने प्रेजेंस को फील कराएं जहां भी है, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो। कम्युनिटी से मुराद पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, हिस्पैनिक कम्युनिटी है, ब्रिटिश कम्युनिटी है, अमेरिकन कम्युनिटी है। आप जब अपना 4 अगस्त मनाते हैं, लेकिन आपको चाहिए स्पेन के यौम आजादी भी मनाए, 4 जुलाई को भी मनाए। आप इस कम्युनिटी में अपना इम्पैक्ट दें। अगर आप लोकल लोग आपके सड़कें साफ करते हैं तो आपको भी चाहिए किसी को जाके सड़कें साफ करें। आप भी किसी फायर डिपार्टमेंट वॉलंटियर करें, ये बहुत जरूरी है। मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तानियों के। और यही चीजें जो है हमारे यहाँ किसी भी मुल्क में जहां हम रह रहे हैं, वहां पर इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर सीखना, वहां पर अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपको बहुत टाइम दिया, क्या कहेंगे सहाफत के बारे में? हमारे वहां पर पीका लौहा स्टार्ट हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, लेकिन मतलब इसमें आजादी सहाफत और आजादी इजहार, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, 2 चीजें मैं आपको सहाफत के बारे में, सहाफत इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। किरण, सियासत और सहाफत दोनों बड़ी मिलती जुलती चीजें हैं। सियासत और सहाफत में आप सिर्फ वही चीजें करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। आप लोगों की विल को इंटरप्रेट करते हैं। आप दोनों को चैलेंजेस है, सियासत को भी चैलेंजेस है, आपको सहाफत को भी चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि इस वक्त ये हुआ है कि आप लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि जो करप्ट बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने चैनल बना ली, उन्होंने अपनी अखबारें बना ली कि गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल किया जाए। ये ट्रेंड अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी गोदी मीडिया है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें। ये एक सबसे बड़ा सेटबैक है सहाफत के लिए। सहाफी का काम होता है कि आप वो एक लेफ्ट की पिक्चर भी दिखाए, राइट की पिक्चर भी दिखाए, लेकिन कंक्लूजन देखने वालों पे छोड़ दे, कंक्लूड वो खुद करें। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि सहाफी कंक्लूड कर रहे हैं। आपने देखना होगा अमेरिका के अंदर हमारे रिपब्लिकन चैनल अलग है, डेमोक्रेट पार्टी के चैनल अलग है, और आप माइंड बना रहे हैं उनका वोटिंग के लिए। दैट इज नॉट फेयर। तो ये एक ज्यादती है। लेकिन सहाफत एक इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नोबल प्रोफेशन टीचिंग और सहाफी, नर्सिंग, दे आर ब्यूटीफुल प्रोफेशंस। लेकिन अफसोस के साथ है कि दे आर अंडर पेड, दे आर अंडर प्रिविलेज। और कई लोगों ने, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं, लफाफे वाली सहाफत ने इसका इमेज खराब करके रख दिया। सर आखिर में खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और खासकर वो खवातीन जो हम यहाँ पर ओवरसीज हैं, गैर मतलब अपने दूसरे ममालिक में आबाद हैं,
मैं समझता हूँ किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ और मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। एक पढ़ी लिखी खातून जो मैं समझता हूँ कि उस अगली जनरेशन के लिए पिलर उसने बनना होता है, अगली जनरेशन उस पर रिलाई करती है। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ओवरसीज आते हैं, यूके के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है फोर्स मैरिजेस, हमें जाके बच्चियों को पाकिस्तान जबरदस्ती शादियां कर देते हैं अनएजुकेटेड लड़कों के साथ। इसको बंद होना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी यही बात चल रही है। इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। अपनी बच्चियों की शादियां करें, लेकिन उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और उनका कंपैटिबिलिटी देखने के बाद शादियां करें। ये इस तरह की चीजें करने से ये दीज आर द थिंग्स पुलिंग अस डाउन। और मेरे ख्याल में वुमेन एम्पावरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। हर लड़की को और आज वो दौर नहीं है, बल्कि मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट ही यही है कि 51% पॉपुलेशन पाकिस्तान में घरों में बैठी है, लेकिन बांग्लादेश ने वो 51% पॉपुलेशन ला के इंडस्ट्री में ले आए हैं। वो गारमेंट इंडस्ट्री सारी उनकी फीमेल चला रही हैं और उससे उनकी तरक्की किस तरीके से हुई। मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान भी इस तरह का एक मॉडल बनाए, पाकिस्तानी बच्चियों को एंगेज करें, तालीम में आगे लेकर आए। बल्कि मेरी खुद अपनी ख्वाहिश है किरण कि मैं पाकिस्तान जाके एक कंप्यूटर यूनिवर्सिटी बनाऊं, साथ लैब बनाऊं, लेकिन बनाऊं सिर्फ यतीम बच्चियों के लिए। उसकी वजह यह है कि वी नीड इट पाक। मैंने बल्कि इस पे वर्किंग इट। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा किरण, माय मदर वाज अ टीचर, माय मदर वाज अ हेड मिस्ट्रेस इन मंडी माउंटेन। और वो उस दौर में थी, मेरी वालदा मुझे हमेशा ये कहती थी अमेरिका में कि मैं टीचिंग करती रही हूँ इबादत समझ के। और उस दौर में पढ़ाती थी मेरी वालदा, जब लोग बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजते थे। मेरी वालदा मुझे बताती थी कि वो लोगों के घरों में जाके मिन्नतें कर करके बच्चियां ला के पढ़ाती थी। और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि टीचिंग एक पैगंबरी प्रोफेशन है और बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, इतना ही जरूरी है जितना लड़कों को पढ़ाना जरूरी है। अब इस चीज का फर्क हमें खत्म करना चाहिए, बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए। और मैं खासकर जो खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन घरों से निकल के बाहर आई हैं, माई हैट ऑफ टू यू, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप इससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता। आप, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको नई बुलंदियों तक लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच।